आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली सॉइल रिसोर्सेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्किन ऑफ मदर अर्थ इज नोन एज द सॉइल। सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द स्किन ऑफ मदर अर्थ। तो अर्थ सरफेस की जो अपर लेयर्स है उसको हम बेसिकली सॉइल्स के साथ डिनोट करते हैं। तो ये सॉइल्स है, ये वेदरिंग की डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग है चाहे वो केमिकल वेदरिंग है, तो इसके अंदर बेसिकली 3-4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल के अंदर है डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स हैं, उसमें वेदरिंग के थ्रू, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग है चाहे वो केमिकल वेदरिंग है, दोनों ही प्रोसेस के थ्रू जो चूर्ण रूप से जो रॉक्स हैं वो टूट टूट करके इकट्ठी होती है, और उसमें लास्ट के अंदर जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो इरोजन से लेकर के डिपोजिशन का काम करते हैं, डिफरेंट जो सरफेस के ऊपर मूवमेंट करने वाले जो पैरामीटर्स हैं, चाहे उसके अंदर रिवर्स है, विंड्स है, ग्लेशियर्स है, इनके साथ क्या है, इस मटेरियल को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। तो इन दोनों के कंबाइनली यूज के साथ, और थर्ड इसकी बेसिक चीज है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो ह्यूम्स यानी गली सड़ी वनस्पतियों के जो अंश हैं उसको हम बेसिकली ह्यूम्स से जानते हैं। तो यानी कंबाइनली प्रोसेस के थ्रू, वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस शामिल है, और डिफरेंट पैरामीटर्स जो इस मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर शिफ्ट करते हैं इरोजनल प्रोसेस के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट के अंदर डिपोजिशन। तो यानी इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले वाला क्या है, पेरेंट मटेरियल, जो उसी स्थान विशेष का है, वेदरिंग की प्रोसेस के अंदर हमारा क्या है, इरोजन को शामिल नहीं करते। और दूसरा मटेरियल क्या है, सैंड्स वगैरह, जो दूसरे स्थान विशेष से नदियों, हिमनदियों या पवनों द्वारा काट करके लाया गया है। और तीसरी चीज है इसके अंदर बेसिक्स ह्यूम्स। तो बेसिकली इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू, कंबाइनली प्रोसेस के थ्रू क्या है, हजारों सालों के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है अपर सरफेस अर्थ के जो लेयर्स है वो क्रिएट होती है। अब सॉइल की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक है जो हम पेपर रीड कर रहे हैं, ज्योग्राफी एंड इकोसिस्टम, तो हमारा बेसिक कंसर्न इसका सॉइल जो रिसोर्सेज है इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो है। तो बेसिकली सॉइल्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 16 न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस, आयरन, इन सबको मिला करके नाइट्रोजन, 16 मिनरल्स है। एयर और वाटर को मिला करके होते हैं 18। तो इन सब के मिनरल्स के साथ जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर CO2 और इंसोलेशन के साथ जो थर्ड बेसिक नीड्स है एक प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है, सॉइल से ही मिलते हैं। तो ये प्लांट्स की लाइफ को बेसिकली सपोर्ट करती है, किसके थ्रू, डिफरेंट न्यूट्रिशंस के थ्रू। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस की, जिस तरह हमने पिछली क्लासों में डिफरेंट जो साइकिल हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सारे साइकिल हैं, उनको क्या है, डिस्कस किया है। तो ये सारे के सारे फूड चेन और फूड वेब के थ्रू क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल्स के अंदर क्या है, मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी का भी पार्ट है। तो बेसिकली ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स को उसको जो प्रोवाइड करता है वो सॉइल से ही मिलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक मेजर पार्ट है। सॉइल्स इज एन अनकंसोलिडेटेड हेट्रोजेनेसिस। हेट्रोजेनेसिस का बेसिक मतलब क्या है यहाँ, कि सॉइल है वो कंबाइनली जुड़ा हुआ नहीं है, उसके छोटे छोटे कणों से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर विजातीय अलग अलग टाइप्स के हैं, उसके टेक्सचर भी अलग है, चाहे वो सैंड है, सिल्ट है, कले है, किसी टाइप का मटेरियल है। दूसरी बात, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं, वो ऑर्गेनिक टाइप के हैं, नेचुरली बेस के ऊपर है। और तीसरे वाली बात क्या है, ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, इन तीनों को ये प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ जो पेड़ पौधों की गली सड़ी पत्तियां हैं उनका अंश होता है, बेसिकली उसको ह्यूम्स के रूप में हम जानते हैं। तो सॉइल्स है बेसिकली जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है, जिसको हम सॉइल से डिनोट करते हैं। बेसिकली इसको 3 तरह से डिनोट करते हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम रॉक्स किस टाइप के, उसको हम शामिल करते हैं। और दूसरे नंबर की वाली बात है कि प्रोसेस के अंदर वो चीजें होती है कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, सरफेस फैक्टर हैं, जो उसको क्या है, विभिन्न स्थानों से उसके ऊपर मूवमेंट करते हैं, कि वो प्रोसेस चाहे वो फिजिकली रूप से
प्रोसेस के थ्रू हो रहा है या केमिकली उसको शामिल करते हैं। और तीसरा नंबर होता है स्टेज, यानी कितने लंबे टाइम पीरियड से वो पैरामीटर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, ये हमारे सरफेस के जो अपर लेयर्स है, सॉइल्स है, उसको प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, ये तीनों के स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज तीनों कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक टर्म हमने डिस्कस की होगी आपने पहले, लैंडफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। सेम वाली बात है ये बिल्कुल। तो सॉइल्स के अंदर बेसिकली कौन कौन से मिनरल्स होते हैं या किन किन से लेकर के इसका कंपोजिशनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर मिनरल्स, यानी बेसिकली इसको हम न्यूट्रिएंट्स से डिनोट करेंगे। सेकंड नंबर पे वाटर, तीसरे पे एयर हवा, और चौथे पे ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर है, और 5वें नंबर पे बात आती है इसमें नंबर ऑफ माइक्रोबायोम, जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, केंचुए हैं जिस तरह से, ये सभी को इसके अंदर क्या हम शामिल करते हैं। तो सोइल्स आर द लूज मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी ये सारे के सारे मटेरियल कंबाइनली नहीं मिलते बल्कि अलग अलग जॉइंटली एक साथ देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो कंपोजिशनल स्ट्रक्चर है, मिनरल का जो कंसंट्रेशन है, उन सबको अगर हम देखते हैं तो सॉइल्स के अंदर 25% है वो हवा होती है, 25% क्या है, वाटर है, 45% मिनरल्स है, और 5% क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम ह्यूम्स के रूप में जानते हैं कि वनस्पतियों के गले सड़े अंग। तो हवा की मात्रा 25%, वाटर की 25%, तो ये दोनों मिला करके 50% हो जाती है, और मिनरल्स का 45% है, जबकि बता हुआ 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर है। अब पेडोलॉजी, पेडोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, एक ब्रांच है जो सॉइल्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सॉइल्स को टेक्सोनोमी के बेस पे किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, उसका साइंटिफिक वे में स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। जबकि पेडोजेनेसिस क्या है कि उसके सॉइल्स के एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो सॉइल्स की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो प्रोसेस है, यानी फिजिकली और केमिकली रूप से डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस के ऊपर इसकी स्टडी करती है, वो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के फॉर्मेशन में। तो यानी पेडोलॉजी एक मेजर पार्ट है, जबकि पेडोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ मिट्टी निर्माण से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका डिटेल से डिस्कस करती है। अब हमारा सॉइल रिसोर्सेज के यूजेज क्या है, तो बेसिकली हम लैंड यूज एंड लैंड कवर के रूप में इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस की अपर लेयर है जिसको हम बेसिकली सॉइल्स के रूप में जानते हैं। तो अपर सरफेस की लेयर को लैंड यूज का मतलब क्या है उसका, और लैंड कवर, दोनों चीजें कि कल्चरल रूप से ह्यूमन बींग्स जो यूज कर रहा है वो बेसिकली लैंड यूज है, और लैंड कवर का मतलब क्या है, जो नेचुरली चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर हम इसके ऊपर बेसिकली मैक्सिमम जो सॉइल रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन किस रूप में हो रहा है, अगर हम कल्चरल वे में देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के रूप में देखते हैं, तो एग्रीकल्चर के रूप में मेजोरिटी के साथ होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड हमारा सॉइल रिसोर्सेज का मेजर यूटिलाइजेशन का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की, चाहे वो फूड ग्रेन्स है, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप्स है, उनकी हम खेती करते हैं। तो अगर हम फूड ग्रेन्स के वजह से देखते हैं या कमर्शियल क्रॉप्स के वजह से देखते हैं, दोनों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड ग्रेन्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी एंड इकोसिस्टम। तो फूड ग्रेन्स हमारे भोजन का एक मेन पार्ट है। हमें जो न्यूट्रिशन जो मिलती है वो सॉइल रिसोर्सेज के थ्रू प्लांट्स ही डिफरेंट प्लांट्स ही क्या है, डिफरेंट वे के अंदर अपने को देते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। तो सारे के सारे फूड ग्रेन्स भोजन के रूप में सॉइल से फूड ग्रेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, और फूड साइकिल और फूड चेन और फूड वेब की प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली मेन लैंड क्या है, क्रॉप लैंड्स, जिसके अंदर कमर्शियल और फूड ग्रेन्स की खेती की जाती है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रेजिंग लैंड्स। तो बेसिकली ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो चरागाह के रूप में जानी जाती है, कि वो एग्रीकल्चर पर्पज से तो यूज होती है, बट उसके अंदर मेजोरिटी के रूप में जो जमीन है वो पशुओं को चराने के लिए यूज की जाती है। तो अपने लोकल एरिया का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, तो ग्रेजिंग लैंड का मतलब है अपने गांव के चारों डिग्रेडेड पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये चरागाह के रूप में है। थर्ड वाला है फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर क्या है, नेचुरली और दोनों तरह के फॉरेस्ट को हम शामिल करेंगे, क्योंकि सॉइल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है ना। फिर वाटर स्ट्रक्चर,
क्रोपलैंड के अंदर बेसिकली क्या है, चाहे उसके अंदर प्लांटेशन हमने कर रखी है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्लांटेशन है, चाहे वो स्ट्रीट प्लांटेशन है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन है, सॉइल रिसोर्सेज का यूज तो उसके अंदर हो रहा है। या हम क्रोपलैंड वाइज देखते हैं तो इस एरिया के अंदर राइस पैदा कर रहे हैं, कहीं व्हीट पैदा कर रहे हैं, कहीं सब्जियां हैं, सोयाबीन है, कॉर्न है, इस तरह की। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रोपलैंड का पार्ट है। बट हमारा जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी इसका यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं सॉइल रिसोर्सेज का। बट यहाँ क्या है, हमारा ये जो हम अब डिस्कस करेंगे इसका उस वे से इकोलॉजिकल वे से इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि रिक्रिएशनल एरिया है। यानी शहरों के अंदर हमने पार्क बना दिए, फन पार्क बना दिए, मनोरंजन के जितने भी साधन है वो बेसिकली क्या है, रिक्रिएशनल। तो इसका इकोलॉजिकल वे से हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनती है, क्योंकि इसका हमारा फूड चेन और फूड वेब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फाउंडेशंस, डिफरेंट बिल्डिंग्स बना दिए, हॉस्पिटल वगैरह, तो ये भी अर्थ सरफेस के ऊपर ही है। वेस्ट डिस्पोजल, कि हमारे पास जो जितना भी वेस्टेज है सिटी वगैरह या शहरों में जितना भी डिस्पोज ऑफ करते हैं, वेस्ट इकट्ठा करते हैं उसके लिए, या फिर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो सारा का सारा हो रहा है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है सॉइल रिसोर्सेज के। तो सॉइल रिसोर्सेज बेसिकली है क्या, कि सारे के सारे जो स्फीयर्स है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर है, इनके कंबाइनली इंटरफ्रेंसेस वाला जो है मेन कोर, वही क्या है, अपना सॉइल रिसोर्सेज है। तो सॉइल रिसोर्सेज का बेसिक यूटिलाइजेशन पुराने टाइम से होता आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो जो हमारी सभ्यता के अंदर विकास हुआ है, बुद्धिजीवी मानव ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया है विवेक का, बुद्धि बल के बेस के ऊपर, तो जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की शुरुआत मानी जाती है, उसके साथ साथ ही सॉइल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के बारे में जो डिटेल से डिस्कस है वो की जाने लगी है। तो इसका शुरुआती दौर ये माना जाता है कि आज से लगभग 5500 साल पहले जब कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम से लेकर के, तो इसका सीधा संबंध किसके साथ है, सॉइल फर्टिलिटी के साथ है। तो सॉइल के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशंस हैं उन्हीं के साथ इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि फर्टिलिटी के अंदर बेसिकली हम उत्पादकता से इसको डिनोट करते हैं, तो सारे के सारे मिनरल्स जो मिट्टी में मौजूद है वही डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू, चाहे वो नाइट्रोजन वाला है, फास्फोरस वाला है, सारे साइकिल के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। Soil is always under the dynamic influences of environmental factor. This unconsolidated surface layer of the earth is subjected to the action of various environmental factor. तो सारे के सारे environmental factor है, उनकी जो मूवमेंट है वो सारे के सारा जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ कंप्लीट होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो अर्थ सरफेस के ऊपर हमारी जो मदर अर्थ की स्किन है, यानी अपर पार्ट है जो अर्थ का, बेसिकली वो किससे कवर है, सॉइल से कवर है, चाहे वो फिजिकली वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू बना है या केमिकली या कंबाइनली। तो इसके अंदर बेसिकली जो सारे के सारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर हैं वो कहाँ है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इसके अंदर सारी भी इन्वायरमेंटल को के जो फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे सॉइल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अब सॉइल रिसोर्सेज किस तरह से और कैसे प्रभावित होता है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर बात आती है क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु मेजर पैरामीटर के रूप में हमारी सॉइल्स, उसकी टेक्सोनोमी, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है उसको प्रभावित करती है। तो इसके अंदर बेसिकली क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल, इस तरह के पैरामीटर्स को हम शामिल करते हैं। तो डिफरेंट एरिया के अंदर सोइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर तापमान क्या है और वहां पर रेनफॉल क्या है, ये सारे के सारे पैरामीटर। तो इसके लिए आपको फिजिकल और केमिकल वेदरिंग को प्रभावित करने वाले जो कारक है सेम यही, कि जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां और रात के अंदर टेम्परेचर कम होता है, डेजर्टिक एरिया का एग्जाम्पल हुआ, दिन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां क्या है, फिजिकल वेदरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। जबकि जहां का रॉक स्ट्रक्चर इसी तरह का है कि जहां पर चूना पत्थर तरह के आइटम मिलते हैं, तो वहां बेसिकली क्या है, केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। दूसरे नंबर पे बात आती है इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मिट्टी में मौजूद जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है,
तीन तरह के जो कोर मटेरियल है, एक तो पेरेंट मटेरियल, दूसरा मटेरियल कौन सा, जो नदियों, हिम नदियों, हवाओं द्वारा उस स्थान पर ला करके डिपोजिट किया गया है, और तीसरा ये सारे के सारे पैरामीटर कितने लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पेरेंट मटेरियल में वहां मूल रूप से मिलने वाली चट्टानें, उसके ऊपर वेदरिंग, चाहे फिजिकल केमिकली रूप से या बायोलॉजिकल रूप से, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। कंबाइनली वो क्या कर रहे हैं, बाहर से आया हुआ मटेरियल कितना है, डिफरेंट मटेरियल्स जो सैंड्स के रूप में या डिफरेंट रूप में नदियों हवाओं द्वारा ला करके डिपोजिट किया गया है, या ये सारे के सारे पैरामीटर्स कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो ये फैक्टर क्या है, सोइल की फॉर्मेशन को, कि मिट्टी कैसी होगी। तो बेसिकली सोइल रिसोर्सेज के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सारे टाइप्स की जो सोइल है एज पर द टेक्सोनोमी, उसके अंदर तीन तरह के मटेरियल होते हैं, सैंड, क्ले और सिल्ट। इन तीनों टाइप की डिफरेंट मात्रा मिलने से क्या है, सभी टाइप्स की सोइल, जिस तरह कोर्स लोमी है, सिल्ट है, क्लेई लोम है, ये सारे के सारे क्या है, तीन बेसिक मटेरियल होते हैं इसके अंदर, सिल्ट, क्ले और लोम। तो अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो थी हमारी सॉइल रिसोर्सेज का यूज क्या है। तो बेसिकली अपर सरफेस के, हमारा जो अर्थ का अपर सरफेस है वो सॉइल से ढका हुआ है, कवर है, तो वो यूज थे उसके। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, उसके अंदर इकोलॉजिकल का पार्ट भी हमने डिस्कस किया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 7 मेजर पॉइंट्स है। सॉइल सर्व एज ए मीडियम ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को क्या है, ग्रोथ में सहायक है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं है, मिट्टी से पौधे को क्या है, न्यूट्रिशन मिलती है। तो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बेसिक जो नीड्स है, CO2, इंसोलेशन के साथ न्यूट्रिशन, तो अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी तो पौधा हेल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, तो सारा का सारा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिक नीड्स है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिफरेंट कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। सेकेंड नंबर पे बात आती है, सॉइल्स मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर बाय द एमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग गैसेज। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी ऐसी है कि हमारा एटमॉस्फेयर है बेसिकली वो सन से आने वाली रेज से गर्म नहीं होता है, जबकि क्या है, पृथ्वी थोड़े टाइम बाद वापस एमिट करती है उसको लॉन्ग वेव के रूप में, उससे गर्म होता है। तो एक तरह से क्या है, सन से आने वाली एनर्जी को ये शॉर्ट वेव के रूप में आती है, रिसीव करती है और थोड़े टाइम बाद उसको एमिट करती है लॉन्ग वेव के रूप में। तो हमारे एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर का बैलेंस है उसको बनाने का भी ये काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ये छोड़ती है। तो ज्वालामुखी उद्गार से या ये मिथेन वाटर लॉक्ड वाले एरिया है बेसिकली, जहां दलदल वाले इलाके वहां से, या मॉइस्चर वाटर वेपर्स हवा के अंदर जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल है जो कि कंडेंसेशन के रूप में बारिश के लिए एक आवश्यक मेजर पैरामीटर्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रोसेस डस्ट पार्टिकल इन्हीं के थ्रू ही कंप्लीट होती है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या, जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो गैसेज है, चाहे वाटर वेपर्स है, चाहे डस्ट पार्टिकल है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस की अपर लेयर्स है। तो ये सारे के सारे गैसेज भी यहाँ रिलीज करती है। और जो ये सारे के सारे गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि रेनफॉल के थ्रू हम इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। रेनफॉल की प्रोसेस के अंदर अगर मॉइस्चर है तो विंड्स का जो पैरामीटर है हवा, उसके थ्रू क्या है, दूसरे स्थानों पर ओशियनिक एरिया से मॉइस्चर को कहा ले जाया जाता है इनर कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स के अंदर, तो वहां बारिश होती है। तो वाटर एक मेजर पैरामीटर्स के रूप में क्या काम करता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। 16 न्यूट्रिशन के साथ एयर और वाटर 2 मेजर फंक्शनल के रूप में वहां काम करते हैं। तो ये इसी तरह से क्या है, एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है उसको हेल्दी रन करने के लिए भी अपना क्या है, सोइल का मेजर यूज है। सोइल प्रोवाइड ए सूटेबल हैबिटेट फॉर एनिमल्स दैट लिव इन द सोइल। अब सारे के सारे मिट्टी में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, उनके लिए क्या है, आवास प्रदान करती है। बैक्टीरिया एंड फंगी दैट अकाउंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। और ये क्या है, बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट है उनकी सप्लाई को बढ़ाते हैं। सोइल अब्जॉर्ब, होल्ड, रिलीज, अल्टर एंड प्योरीफाई मोस्ट ऑफ द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन एंड स्नो मेल्ट ऑन लैंड। अब मिट्टी सॉइल्स है वो क्या काम करती है,
बारिश के साथ होने वाले जितने भी मटेरियल है या सरफेस का जो वाटर है वो डिफरेंट सोइल पोरोसिटी के थ्रू जो सरेंडर हैं उनके थ्रू क्या है वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। तो उसमें मिले हुए मटेरियल को मैक्सिमम जो है उसको क्या है अपने साथ रख लेती है और सिर्फ फिल्टरिंग का काम करती है, प्योरीफाई करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सॉइल रिसोर्सेज है उसकी जो फॉर्मेशन है इसके अंदर दो चीजें शामिल है, सॉइल पोरोसिटी कैसी है, दूसरे वाली बात आ जाती है उसकी AWC अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की मिट्टी के अंदर अपने आप में जो नमी है उसको संजो करके रखने की क्षमता कितनी है। तो ये क्या है सॉइल के क्लेई कंटेंट, सैंड, सिल्ट इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंसंट्रेशन में है। तो सैंडी सॉइल्स के अंदर सॉइल पोरोसिटी ज्यादा होती है तो पानी जल्दी बाइफरकेट करके डाउनवर्ड चला जाता है, जबकि क्लेई सॉइल के अंदर सॉइल पोरोसिटी नाम मात्र की होती है। तो धान वाले खेतों के लिए जो खेती करते हैं तो पानी क्या है अपर सरफेस के ऊपर रहता है। तो ये कंटेंट है डायरेक्टली ये किस तरह से प्रभावित करते हैं उसको कि सॉइल पोरोसिटी क्या है, उसकी अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारे के सारे जो पेरेंट मटेरियल है सिल्ट, क्ले और लोम तीनों ये डिसाइड करते हैं। तो एक तरह से ये वाटर जो रिसोर्सेज है उसको प्योरीफाई करने का काम करती है और रिचार्ज करने का काम करती है अंडरग्राउंड वाटर टेबल। सॉइल प्रोसेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग कार्बन सो दैट लिविंग थिंग्स कैन यूज देम ओवर एंड ओवर अगेन। तो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट साइकिल हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सारे के ऑक्सीजन साइकिल। तो ये सॉइल रिसोर्सेज बेसिकली क्या करती है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने का काम करती है। तो रिसाइकलिंग इनकी डिफरेंट प्रोसेस है कि न्यूट्रिशन पौधे के थ्रू क्या है फूड चेन, फूड वेब के अंदर एंट्री करता है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू कंज्यूमर्स के डिफरेंट लेवल्स में होते हुए चले जाते हैं, या लास्ट के अंदर फिर जो डिकम्पोजर्स है उनके थ्रू वापिस मिट्टी में मिला लिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या है सॉइल रिसोर्सेज है वो पूरे फूड चेन, फूड वेब में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स उनमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई का काम करता है और वापस अपने आप को रिचार्ज करता है। तो पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर इकोलॉजिकल रूप से अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई का जो काम है प्रोड्यूसर प्लांट्स के बाद फिर वही फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर, सेकेंड, थर्ड, इनके थ्रू और लास्ट में डीकम्पोजर के थ्रू साइक्लिक रूप में सारे के सारे न्यूट्रिएंट चलते हैं। इसमें सॉइल रिसोर्स की ही टोटली जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की प्रोसेस है इसको कंप्लीट करता है। सॉइल सर्वेज इंजीनियरिंग, मीडिया और कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, रोड बेड्स, डैम्स एंड बिल्डिंग एंड आर्टिफैक्ट ऑफ ह्यूमन यूज। तो ये तो हमारा क्या है कल्चरल यूज हम कह सकते हैं कि हम उस पर आवास बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, रोड, सड़कें सब कुछ बनाते हैं, बट इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है इस वाले पॉइंट का। सोइल एक्ट एज ए लिविंग फिल्टर टू क्लीन वाटर बिफोर इट मूव्स इनटू द एक्वीफर। जो ही पानी रिवर्स लेकर के आती है तो उसके अंदर जितने भी सैंड्स वगैरह मटेरियल है या बारिश के साथ जो आता है उसको जो मिक्सिंग मटेरियल है सैंड्स वगैरह उसको अपने पास रख लेती है। सोइल पोरोसिटी के थ्रू ये ऊपरी जो हिस्सा है लेयर्स है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जबकि एक्वीफर के अंदर सिर्फ पानी ही पानी पहुंचता है। तो ये जो फ्रेश वाटर एक्वीफर है या अंडरग्राउंड वाटर जो एक्वीफर है उसको क्या है मेंटेन करने का काम भी करती है। सोइल एंड द अर्थ साइक्लिक प्रोसेस। सोइल प्ले डोमिनेंट रोल इन अर्थ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन ए साइक्लिक मैनर। तो सारी के सारी जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है वो एक चक्रीय रूप में यहाँ काम करती है। तो इसके अंदर बेसिकली प्रोमिनेंट रोल क्या है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी है आग्नेय अवसादी, प्राइमरी रॉक आग्नेय, फिर परतदार चट्टाने जो अवसाद के रूप में सेडिमेंट्स जमा होता है। तो बेसिकली ये रॉक साइकिल को कंप्लीट करने का काम जो कि इसके अंदर क्या है जो परतदार चट्टाने हैं बेसिकली जो सेडिमेंट्स के थ्रू बनी हुई है डिफरेंट टाइप्स की सॉइल अपर सरफेस का जो है तो वो रॉक साइकिल का एक मेजर पार्ट के रूप में काम करता है। सारी के सारी जियोमॉर्फिक साइकिल इसके अंदर होता है। वाटर साइकिल भी यहाँ है, जियोकेमिकल साइकिल भी यहाँ है, बायो जियोकेमिकल, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के जो साइकिल है हमने यहाँ पढ़े। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड है सोइल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है। तो
तो सॉइल्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उसकी विशेषता है कि वो फिजिकली रूप से उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट फाउंड है, या केमिकली प्रोसेस के थ्रू बनी है, इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू है, या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बने। तो यहाँ हम बेसिकली जब डिस्कस कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग वाले को छोड़ करके जो वेदरिंग के डिफरेंट टाइप्स है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वेदरिंग्स के अंदर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इसका मेजोरिटी के रूप में हम डिस्कस करते हैं कि उनकी वजह से चट्टानों के फॉर्मेशन में जो टूट फूट होती है, इसके अंदर उसको शामिल नहीं करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन को अपने मूल स्थान के ऊपर ही। दूसरे वाला क्या है, केमिकली प्रोसेस के साथ उसका टूटना, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, ये सारे की सारी प्रोसेस। और तीसरा है बायोलॉजिकल, की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया या जो बिलकारी जीव है वो भी अपनी प्रोसेस के थ्रू क्या है, अपने आवास बनाने के लिए मिट्टी के गुजरते रहते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल को। तो बेसिकली मेजर जो कंपोनेंट्स है या फिर हमारी इंजीनियरिंग मिट्टी को खोदने का काम, माइनिंग, क्यूरिंग, इन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। तो ये 3 या 4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि मिट्टी की खास करके विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर क्या है, सॉइल सेपरेट एंड टेक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली जो विशेषताओं में शामिल करते हैं वो कौन सा है, सॉइल सेपरेट्स एंड टेक्सचर, कि मिट्टी के अंदर जो टेक्सचर कैसा है, देखने में उसका गठन कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसको डिसाइड करते हैं। तो ये यहां पर क्या है, उसके अंदर मौजूद तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट नहीं, जो बेस्ट पेरेंट मटेरियल है सॉइल्स के, कौन कौन से, सिल्ट, क्ले और लोम, तीनों के तीनों। फिर स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, वो चीजें किस डेप्थ तक है, वो उसके मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसका वेट क्या है, सॉइल की डेंसिटी क्या है, कितनी डेप्थ तक है वो, पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर उसका वेट कितना है। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, उसको पानी को अंदर बाइफरकेट करने की कैपेसिटी कितनी है। परमिएबिलिटी, उसके क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट करने की उसके अंदर सरंध्रता या रंध्रता कितनी है। उसका कलर कैसा है मिट्टी का। फिर या क्या है, किस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसका क्या है, हाइपरथर्मिक आता है। वैसे बेसिकली ये सभी सॉइल्स के अंदर ये किस तरह का है, इसको हम डिस्कस करते हैं।